प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से और इसके अंतर्गत जो विश्व जनसंख्या थी उसकी हम बात कर रहे थे। विश्व जनसंख्या के अंतर्गत हमने देखा था जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जो कारण थे, किन कारणों से जनसंख्या वृद्धि होती हैं और उससे संबंधित जब वृद्धि होती हैं तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं के बारे में देखा। फिर हमने बात की उन समस्याओं के समाधान की। अब इसके अंतर्गत एक सिद्धांत दिया गया है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये सिद्धांत जनसंख्या के आकलन के लिए, या हम कह सकते हैं जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है उससे संबंधित ये सिद्धांत कुछ विद्वानों के द्वारा बताया गया है। और इससे हमें ये पता चलता है कि कहाँ पर जन्म दर उच्च पाई जाती हैं, कहाँ पर जन्म दर निम्न पाई जाती है। तो देखिए, जनसंख्या संक्रमण जो सिद्धांत हैं, इस सिद्धांत की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले एक व्यक्ति था, इसको जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत भी कहते हैं, थॉमसन ने सबसे पहले 1928 में जनसंख्या संक्रमण से संबंधित सिद्धांत बताया था। उसके बाद में नोइस्टीन और उसके बाद में कॉलिन क्लार्क, इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद में भी कुछ विद्वानों ने योगदान दिया था, जैसे साइमन। ठीक है, अब ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या हमारे लिए क्या उपयोगी हैं, किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे काम के लिए आता है, तो हम इसका उपयोग देखेंगे। उपयोग के अंतर्गत ये सिद्धांत वास्तविक रूप से आया क्यों, क्या हमारे लिए उपयोगी है। तो देखिए, किसी भी प्रदेश की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी का अर्थ यहाँ लिया गया है भविष्य से, आने वाले समय से। भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान हेतु। अब देखिए, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत या जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किस लिए उपयोगी हैं कि हमें किसी प्रदेश की जनसंख्या का वर्णन करना है। और वर्णन का अर्थ किससे है, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, ये सारे के सारे कारक हमें उल्लेख करने हैं, अध्ययन करने हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, उस प्रदेश की जनसंख्या का वर्णन करना। एवं जो आने वाली जनसंख्या है, जैसे हमने एक्सपेक्टेड देखा था आगे की 2020 के बाद में 50 की, 40 की, वहाँ तक कितनी जनसंख्या होगी, ये भावी जनसंख्या के बारे में पूर्वानुमान, मतलब इस समय से पहले ही हमें ये अनुमान हो जाता है कि आने वाले समय में कितनी जनसंख्या मिलेगी। तो इस प्रकार की कंसेप्ट के लिए हमें किस सिद्धांत की आवश्यकता होती है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की। अब देखिए, वास्तविक रूप से इस सिद्धांत में क्या बताया गया है, जो इसकी मुख्य संकल्पना है,
उस मुख्य संकल्पना में क्या दर्शाया गया है। इसने एक चीज़ बताई है, इसने क्या बताया है कि एक अशिक्षित व्यक्ति है और वो कैसा है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला है। ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है और वो किस प्रकार का कार्य करता है, कृषि का कार्य करता है, खेतीहार है। एक व्यक्ति की विशेषताओं को यहाँ प्रकट किया गया। ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है, कार्य क्या करता है, कार्य करता है कृषि का, खेतीहार। और किस प्रकार का व्यक्ति है, अशिक्षित व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति किस में बदल जाएगा, ये देखिए, ये व्यक्ति शिक्षित श्रेणी में आएगा। किस श्रेणी में आएगा, शिक्षित श्रेणी। और ग्रामीण प्रवेश से किस में बदल जाएगा, नगरीय प्रवेश में बदल जाएगा। और खेतीहार से इसका कार्य किस में परिवर्तित हो जाएगा, औद्योगिक कार्यों में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए, एक ये व्यक्ति नजर आ रहा है आपको, अशिक्षित, ग्रामीण और खेतीहार। एक शिक्षित व्यक्ति, अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र के, नगरीय क्षेत्र की बात करते हैं तो नगरीय क्षेत्र में जो व्यक्ति निवास कर रहा है उसका कार्य औद्योगिक, और वो किस प्रकार का व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है। अब इस स्टेज से, स्टेज नंबर 1, यहां से व्यक्ति जब इस स्टेज पे पहुंचेगा तो इसके बीच की जो कड़ी है, उस कड़ी को कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत प्रस्तुत करता है। पहले व्यक्ति था अशिक्षित, ग्रामीण, खेतीहार, और धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गया, शिक्षित, नगरीय और औद्योगिक। ये जो परिवर्तन आया है इसके मध्य की बात करेंगे, किस सिद्धांत में और किस आधार पर परिवर्तन आता है, बस यही उल्लेख है इस सिद्धांत में। तो देखिए इनके बीच की कड़ी में क्या चीज आती है, उस प्रदेश से संबंधित उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। यहां आपको क्या चीज नजर आएगी, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। और यहां इस स्टेज में क्या नजर आएगी, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। अब आप सोच रहे होंगे इससे इसका लिंक क्या है, क्या लिंक है। अब देखिए लिंक इनडायरेक्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है, आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है। जहाँ पर जिस क्षेत्र में उच्च जन्म दर होगी और उच्च मृत्यु दर होगी, तो उच्च जन्म दर का कारण क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण कारक, इसके अलावा भी कारण होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कारक वहाँ की शिक्षा या हम कह सकते हैं साक्षरता, इसकी कमी होने के कारण क्या है, जन्म दर उच्च है। तो ये बात स्पष्ट हो रही है कि यहाँ हो रही है, बिल्कुल। और किस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र। उच्च मृत्यु दर, उच्च मृत्यु दर का मतलब ये है कि वहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास में तकनीकी ज्ञान नहीं है। इस क्षेत्र के निवासी के पास में तकनीकी ज्ञान बहुत कम होता है और यहाँ पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ संसाधनों की भरपूरता पाई जाती है। तो ये जो चीज़ है ये क्या प्रदर्शित कर रही है, अशिक्षित, ग्रामीण और खेतीहार। ठीक है। अब देखिए निम्न जन्म दर मतलब हमारे पास में एक समझ विकसित हो गई है कि जन्म दर अगर बढ़ेगी तो हमें क्या नुकसान है। तो ये व्यक्ति कौन सोच सकता है, शिक्षित व्यक्ति ही सोच सकता है। उसके बाद में जो निम्न मृत्यु दर है, तो आप देख सकते हो कि जो अस्पताल हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन चिकित्सा सेवाओं की बेहतर सेवाएं कहाँ मिलती हैं, आपको पता है कहाँ मिलती हैं,
नगरीय क्षेत्रों में मिलती है, और नगरीय क्षेत्रों में आपको औद्योगिक कार्य वहाँ दिखाई देंगे। तो हमें ये सिद्धांत क्या बताता है कि अशिक्षित ग्रामीण खेतीहार से व्यक्ति किस में परिवर्तित होता है, शिक्षित नगरीय और औद्योगिक कार्यों में परिवर्तित हो जाता है। इसके बीच की जो कड़ी है उस कड़ी का हमें अध्ययन करना है कि ये जो परिवर्तन आया है ये क्यों आया है, बस इसी को हमें देखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, उन अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। उस रिपोर्ट में इस सिद्धांत का उल्लेख किया गया था, और उस रिपोर्ट के अंतर्गत इस सिद्धांत से संबंधित कितनी अवस्थाएं मिली, 5 अवस्थाएं हमें दिखाई दी। वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी थी कि एक तो पहली अवस्था ये होती है उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। एक तो ये अवस्था होती है, किसी भी प्रदेश में चले जाना, ये अवस्थाएं, इन अवस्थाओं में एक अवस्था आपको उस प्रदेश में जरूर नजर मिले। दूसरी उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। अब पहले वाले और दूसरे वाले में कोई अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि गिरती हुई। मृत्यु दर तो उच्च है, लेकिन उसमें ऊपर वाले की अपेक्षा धीरे धीरे क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। अब ये दोनों अवस्थाएं क्या हो गई, अलग हो गई। तीसरी चीज, जन्म दर अब भी क्या है, उच्च है। परिवर्तन किस में आ गया, धीरे धीरे ये गिरती हुई है थोड़ी सी, तो ये कहां तक पहुंच गई, मध्यम, मतलब मिडल में पहुंच गई है, मध्यम मृत्यु दर। तीनों अवस्थाएं आपको अलग अलग नजर आ रही है। चौथी अवस्था की बात करते हैं। अब देखिए, ये जो उच्च जन्म दर थी ये धीरे धीरे फिर परिवर्तित होगी, तो ये पहुंच गई आपकी मध्यम जन्म दर में। ये कहाँ पहुंच गई, मध्यम जन्म दर में। और जो मध्यम मृत्यु दर थी वो कहाँ पहुंच गई, निम्न मृत्यु दर में। ठीक है, ये आ गया। अब जो लास्ट रह गई आपकी पांचवी, अब ये मध्यम वाली, जब ये मध्यम मृत्यु दर निम्न में आ गई तो ये मध्यम जन्म दर किस में आ जाएगी, निम्न जन्म दर। और मृत्यु दर में क्या होगा, अब निम्न ही आ गई तो इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, निम्न मृत्यु दर। अब देखिए, ये 5 अवस्थाएं हमें नजर आ रही हैं। इन 5 अवस्थाओं में क्या है, सबसे पहले की अवस्था देखिए आप, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। और जब हम लास्ट सिरे पे पहुंचे तो हमारे पास में क्या आ गई, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। हम कुछ समय पहले इसी पर डिस्कस कर रहे थे कि जो उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर है वो परिवर्तित हो जाती है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। क्यों परिवर्तित होती हैं उसके बारे में भी हमने देखा था। और जो परिवर्तन आता है वो कैसे आता है, धीरे धीरे परिवर्तन आता है, वो कैसे आता है, आपको सिर्फ क्या करना है, धीरे धीरे मृत्यु दर को निम्न लाना है, उसके बाद में जन्म दर को कम करना है। तो ये 5 अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण। अब देखिए इन अवस्थाओं में क्या होता है। पहली अवस्था की बात करते हैं।
एक डायग्राम मिलेगा आपको बुक में इस प्रकार से। नीचे समय, यहाँ पर मृत्यु, जन्म व मृत्यु दर, और वो दर क्या है? प्रति हजार प्रति वर्ष। और ये डाटा यहाँ दे रखा है, 10 है तो 10, 20 है तो 20,000, 30 है तो 30,000। कितना? प्रति वर्ष में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों एक साथ में डाटा दिया हुआ। ये समय। अब समय में कितनी अवस्थाएं थी हमारे पास में? 5। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। कितनी अवस्थाएं थी? कुल 5 अवस्थाएं थी। पहली अवस्था में क्या था? पहली अवस्था में था उच्च जन्म दर। ये जन्म दर की लाइन है, और इससे आगे नीचे की बात करेंगे, ये मृत्यु दर की लाइन है। ठीक है, या हम कह सकते हैं नीचे वाली जन्म दर ले सकते हो, ऊपर वाली आप मृत्यु दर ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली मैं यहां प्रदर्शित कर देता हूं, ये मृत्यु दर, ये लाइन है, और नीचे वाली लाइन क्या हो गई? आपकी जन्म दर की लाइन हो गई। या आप कैसा भी कर सकते हो, चाहे ऊपर जन्म दर लिख सकते हो और नीचे मृत्यु दर लिख सकते हो, लेकिन आपकी जो लाइनिंग है वो लाइनिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आप मृत्यु दर लिख सकता हूँ और यहाँ जन्म दर लिख सकता हूँ, लेकिन आपकी लाइनिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब देखिए स्टार्टिंग में दोनों उच्च हैं, प्रथम अवस्था है, स्टार्टिंग में दोनों उच्च हैं। द्वितीय अवस्था में क्या होगा कि जो मृत्यु दर है वो मृत्यु दर में क्या मिलेगी? आपको गिरावट मिलेगी। ये लाइन नीचे आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना। तो ये मृत्यु दर में क्या दर्शा रही है? गिरावट दर्शा रही है। अब देखिए तीसरी अवस्था में क्या था? तीसरी अवस्था में जन्म दर उच्च ही थी, लेकिन मृत्यु दर किस प्रकार से आ गई? मध्यम स्तर में आ गई। मृत्यु दर किस प्रकार से आ गई? मध्यम स्तर में आ गई। फिर चौथी जो अवस्था थी वहां पर जन्म दर मिडिल में आ गई, जन्म दर मध्यम स्तर में आ गई, और जो मृत्यु दर थी वो कहाँ पहुंच गई? निम्न में पहुंच गई। और आगे जो जन्म दर थी वो भी क्या हो गई? निम्न हो गई। और ये तो मृत्यु दर तो पहले से ही निम्न थी। तो इस प्रकार से आपको एक डायग्राम मिलेगा, ये अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। ये डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा। यहाँ पर अच्छी तरीके से ड्रॉ नहीं हो रहा है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है, आप अच्छी तरीके से उसमें देख सकते हो। लाइन आपको जरूर याद रखनी है। ऊपर वाली लाइन आप ले सकते हो जन्म की, और नीचे वाली लाइन ले सकते हो आप, ऊपर जन्म हो गया, नीचे मृत्यु। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, 5 अवस्थाएं हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। अब देखिए प्रथम अवस्था की बात करते हैं, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। अब एक चीज देखिए कि यहां इस अवस्था के अंतर्गत जो जनसंख्या है वो जनसंख्या किस प्रकार से मिलेगी? मतलब कहने का क्या है कि जनसंख्या वृद्धि क्या अधिक मिलेगी, मध्यम स्तर की मिलेगी या मंद मिलेगी? कैसी मिलेगी? यहाँ पर है मंद मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, लेकिन जनसंख्या वृद्धि क्या है? कम है। अब देखिए जन्म दर तो उच्च है, साथ साथ में क्या है? मृत्यु दर उच्च हैं, मर भी क्या रहे हैं लोग? अधिक मर रहे हैं। इसलिए वहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि है वो कैसे मिलेगी? मंद मिलेगी। और ऐसा क्षेत्र अफ्रीका के क्षेत्र में दिखाई देता है, और अफ्रीका के अंतर्गत सूडान,
कांगो, घाना, ये क्षेत्र जो हैं ये प्रथम अवस्था में हैं। विश्व के अंतर्गत जो प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, वो क्षेत्र कौन से हैं? अफ्रीका का क्षेत्र है सूडान, कांगो और घाना। दूसरी की बात करते हैं हम, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, कैसी? गिरती हुई, गिरावट दिखाई देती है। इसके अंतर्गत देखिए जो सेकंड के अंतर्गत इस द्वितीय अवस्था में कौन सा क्षेत्र दिखाई देता है? यही अफ्रीका का क्षेत्र दिखाई देता है। और कौन सा क्षेत्र दिखाई देता है अफ्रीका का? रोडेशिया, रोडेशिया क्षेत्र, अंगोला क्षेत्र, सोमालिया का क्षेत्र, ये क्षेत्र द्वितीय अवस्था में दिखाई देता है। इसके अंतर्गत क्या होगा? द्वितीय अवस्था की बात करते हैं हम, तो द्वितीय अवस्था के अंतर्गत देखिए उच्च जो मृत्यु है वो कम हो रही हैं। कम होने का कारण क्या है? यहाँ पर गिरती हुई जो अवस्था है, इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ी बेहतर हो रही हैं। क्या हो रही हैं? थोड़ी बेहतर हो रही हैं। किसके कारण हो रही हैं? साक्षरता के कारण हो रही हैं। और किसके कारण हो रही हैं? नगरीकरण के कारण हो रही हैं। कि यहाँ पर जो आपको प्रवास या आवास का जो टाइप दिखाई दे रहा है वो कैसा? नगरीय दिखाई दे रहा है। और नगरीय होने के कारण वहाँ की साक्षरता धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसलिए वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं धीरे धीरे क्या हो रही है? बेहतर हो रही है। किस क्षेत्र में? ये क्षेत्र दिए हुए। उसके बाद में अगले क्षेत्र की बात करते हैं, तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं। तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था में क्या है? उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। यहाँ देखिए इस तीसरी अवस्था में क्या मिलेगा आपको? जो दक्षिणी एशिया का जो क्षेत्र है वो दक्षिण एशिया का क्षेत्र इसके अंतर्गत तीसरी अवस्था में आता है। अब देखिए कौन सा क्षेत्र आता है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये क्षेत्र जो हैं ये तीसरी अवस्था के क्षेत्र हैं दक्षिणी एशिया के अंतर्गत। फिर हम बात करेंगे चौथी अवस्था की, मध्यम मृत्यु दर, और ये आ गई निम्न मृत्यु दर। अब देखिए मध्यम मृत्यु दर और मध्यम जन्म दर है। यहाँ पर मध्यम जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है। ऐसे क्षेत्र विकसित श्रेणी वाले क्षेत्र होते हैं। और कौन कौन से क्षेत्रों की बात करेंगे? जैसे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जैसे हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, जैसे हम बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका का क्षेत्र है चिली, जैसे हम बात करते हैं अर्जेंटीना, जैसे हम बात करते हैं यूएसए की। ये सारे के सारे क्षेत्र, चीन की बात करते हैं, इंडोनेशिया की बात करते हैं, ये किस श्रेणी में आते हैं? ये चतुर्थ श्रेणी में आते हैं सारे के सारे देश। फिर पंचम श्रेणी, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। इसमें देखिए ऐसे क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है, वहाँ पर जनसंख्या हमेशा धीरे धीरे कम होती चली जाती है। देखिए जन्म यहाँ पर हो नहीं रहा है, बिल्कुल निम्न स्तर पर है, और मृत्यु भी क्या है? बिल्कुल निम्न स्तर पर है। एक ठहराव सा प्रतीत होता है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या आपको दिखाई नहीं देती है। नेचुरल डेथ जो है वो तो होती ही होगी, लेकिन हम जो नेचुरल जो जन्म दर है उसको भी क्या कर लिया है? कम कर लिया है। तो डेथ यहाँ पर दिखाई देती हैं, ज़्यादा होने लगती हैं, जिसके कारण आपको ये जनसंख्या कम होती हुई नज़र आएगी। रूस का आप एक उदाहरण देख सकते हो, वहाँ पर कितना
1480 लाख जनसंख्या 1990 के दशक में दिखाई गई थी, या हम कह सकते हैं 14 करोड़ जनसंख्या। फिर वो धीरे धीरे क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। 2007 की बात करते हैं 1420 हो गई। फिर हम आगे की बात करते हैं तो कितनी हो गई, 1380 लाख। तो ये कम होने की दृष्टि से प्रतीत होता है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो इस प्रकार से हमने जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत को देखा है। इसी के साथ हमारा तीसरा लेसन भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।